हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हम टारगेट सीटेट 2023 की सीरीज़ में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करा रहे हैं उससे रिलेटेड आपको आज हम ईवीएस का जुलाई 2013 का प्रीवियस ईयर कराएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज़ है और आपको इस तरह के पेपर देखने को भी अब नहीं मिलते हैं और ना मार्केट में अवेलेबल हैं। तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और जो भी सीटेट का एग्ज़ाम आपके रिलेटिव या फ्रेंड्स दे रहे हैं उनको शेयर ज़रूर करें, ठीक है। तो अब हम आ जाते हैं अपने पहले क्वेश्चन पर। पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकों में विभिन्न प्रकरणों में एक खंड करके देखो को शामिल किया गया है, जिसका उद्देश्य, तो करके देखो मतलब यहाँ पर आपको क्या है, प्रत्यक्ष हस्तपरक अनुभव उपलब्ध कराना। जब बच्चा अपने हाथों से करके देखेगा तभी तो वो उस चीज़ को अनुभव कर पाएगा। नंबर 2 है इसका, पर्यावरण अध्ययन से में एक अच्छे दत्त कार्य का मुख्य लक्ष्य होना चाहिए। एक अच्छा होमवर्क क्या होता है बच्चे के लिए कि अधिगम विचार के अवसर उपलब्ध कराना, कि उसके जो विचार हैं वो भी इस तरह से हों कि वो खुद भी सीख पाए, ठीक है। पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के रूप में चिड़ियाघर के भ्रमण का आयोजन करने का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। चिड़ियाघर के भ्रमण का मुख्य उद्देश्य क्या होता है कि शिक्षार्थियों को सक्रिय अधिगम अनुभव कराना, कि आपने क्लास में चिड़ियाघर के बारे में पढ़ाया कि चील ये होती है, कौवा ये होता है, शेर ये होता है, और आपने क्या किया, चिड़ियाघर का भ्रमण करा दिया, तो बच्चे ने वहाँ पर प्रत्यक्ष उस चीज़ को अनुभव किया है, ठीक है। नंबर 4 देखते हैं क्या है, सामाजिक विज्ञान के संदर्भ में पर्यावरण अध्ययन पढ़ने का निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य नहीं है। रिमेंबर दैट, उद्देश्य नहीं है। नंबर 1 है, इसे बच्चों को मुख्य शब्दावली की सही परिभाषा याद करने योग्य बनाना चाहिए। तो हमें रट्टू तोता नहीं बनाना है, तो यही आपका उद्देश्य नहीं है, ठीक है। सिर्फ परिभाषाओं पर आपको कंसंट्रेट नहीं करना है, उनको एक्टिव बनाना है आपको। नंबर 5 है, कविता पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में गरीबी, निरक्षरता और वर्ग असमानता जैसे सामाजिक मुद्दों पर बल देना चाहती है। निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम अनुभव इस उद्देश्य की प्राप्ति में अधिक प्रभावी होगा। तो इसके ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन क्या कह रहे हैं, अधिक प्रभावी ऑप्शन पूछा है इन्होंने। तो शिक्षार्थियों को संबंधित मुद्दों पर स्लोगन लिखने के लिए कहना, संबंधित मुद्दों पर विषय व्याख्यानों का आयोजन करना, चार्ट तैयार करना। नंबर डी है, शिक्षार्थियों को संबंधित जानकारी एकत्रित करने और उनके विश्लेषण करने के लिए सामूहिक परियोजना लेने के लिए कहना। तो सबसे ज़्यादा उद्देश्य कौन सा महत्वपूर्ण है, नंबर डी, ठीक है। 6 देखते हैं, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन में रचनात्मक आकलन को शामिल नहीं करता। तो प्राथमिक स्तर पर क्या चीज़ रचनात्मक आकलन में नहीं होती है, ग्रेडिंग और रैंकिंग, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं, नीचे लोगों की कुछ क्रियाकलाप दिए गए हैं। खानों का उत्खनन, बांधों का निर्माण, बाजार से बेचने के लिए पत्तियां एवं जड़ी बूटी इकट्ठी करना, बांस से टोकरी बुनना, गिरे हुए पत्तों से पत्तल बनाना। इनमें से क्या वह क्रियाकलाप कौन से हैं जो जंगलों के गायब होने के लिए जिम्मेदार हैं, मतलब जिनकी वजह से जंगल खराब हो रहे हैं। तो सबसे पहला आपका है खानों का उत्खनन। जितनी ज़्यादा खुदाई होगी उतना ही क्या होगा, जंगल काटे जाएंगे। बांधों का निर्माण, जब हम बांधों का निर्माण करते हैं तो उसके लिए भी बहुत ज़्यादा जगह चाहिए होती है, तो उसके लिए भी क्या होता है, जंगलों को नष्ट किया जाता है। और ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं ये तो आपके जंगल होने पर भी आप इनको बना सकते हैं, ठीक है। तो इसका ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। नंबर 8 है, कांसे के बारे में सही कथन चुनिए। कांसा लोहा, चांदी तथा स्वर्ण की भांति एक तत्व है। कांसे को तांबा एवं टिन से पिघलाकर तैयार किया जाता है, तो बी सही है आपका। कांसा अत्यंत मजबूत है और इसमें तोप और मूर्ति बनाई जाती है, ये भी ठीक है। कांसे के बर्तन एल्यूमिनियम के बर्तनों की तुलना में हल्के एवं अधिक मजबूत होते हैं, तो ये नहीं है, तो यानी कि आपका बी एवं सी सही है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं क्या है, गांधीधाम गुजरात का रहने वाला कोई व्यक्ति पहले भोपाल मध्य प्रदेश और फिर हैदराबाद जाना चाहता है। उसके सफ़र यात्रा की दिशाएं क्या होंगी। तो आपको पता है कि भाई गुजरात कहाँ है आपका, अगर यहाँ पर गुजरात है तो इसके सापेक्ष मध्य प्रदेश कहाँ पर होगा, यहाँ पर एमपी होगा, यानी कि क्या हो गया आपका, पूर्व दिशा में एमपी हो गया। और फिर आपको जाना है आंध्र प्रदेश, तो अगर गुजरात यहाँ है तो आंध्र प्रदेश आपका किस दिशा में होगा, दक्षिण दिशा में होगा, ठीक है। यानी कि आपका कौन सा आंसर है, बी है, पहले पूर्व दिशा में जाएगा और फिर दक्षिण दिशा में, ठीक है। अब 10th क्वेश्चन देखते हैं। मैप बहुत ज़रूरी है, मैप की रीडिंग इतनी कर लीजिए कि आपको सारी चीज़ें पता हो कि किसके सापेक्ष कौन सा राज्य है, ठीक है।
अब 10 है, किसी शहर के मानचित्र पर लिखा था कि स्केल 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 110 मीटर। यदि मानचित्र पर किन्हीं दो स्थानों के बीच की दूरी 15 सेंटीमीटर है तो उन दोनों स्थानों के बीच की वास्तविक दूरी है। आपको यहाँ पर वास्तविक दूरी बतानी है। तो स्केल 1 सेंटीमीटर 110 मीटर है और दोनों स्थानों की दूरी 15 सेंटीमीटर है। तो इन दोनों को क्या कर देंगे, यहाँ पर दूरी निकालने के लिए मल्टीप्लाई कर देंगे। और क्योंकि आपको किलोमीटर में निकालना है तो आपको पता है कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। तो यहाँ पर हमने 1000 का डिवाइड कर दिया है। क्या किया है, यहाँ डिवाइड किया है। तो डिवाइड करने के लिए आपने क्या किया, यहाँ पर जो 30 होते हैं ना, तो 3 डिजिट के बाद में यहाँ पर पॉइंट लगा दिया। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 1.65 किलोमीटर। यहाँ पर 0 इन्होंने नहीं लिया, 0 आप लिखो या ना लिखो। 11 है, माउंट एवरेस्ट एक भाग है। तो माउंट एवरेस्ट किसका एक भाग है, नेपाल का। माउंट एवरेस्ट नेपाल में आता है, ठीक है। 12 क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नीचे दिए गए कर्तव्यों उत्तरदायित्वों का अध्ययन कीजिए। अन्य लोगों का सामान उठाने में मदद करना, पूरे ग्रुप के आगे चलना ताकि ग्रुप पीछे पीछे चले, जो ना चल पाए उसे रुकने के लिए कहना, साथी के बीमार होने पर उसका ध्यान रखना और सबके लिए खाने पीने का इंतज़ाम करना, रुकने और आराम करने के लिए अच्छी जगह ढूंढना। माउंटेनियरिंग के ग्रुप लीडर की जिम्मेदारियों का उपयुक्त में से चुनाव कीजिए। तो अगर आप माउंटेनियर के ग्रुप लीडर हैं तो आप क्या करेंगे, दूसरों का सामान उठाने में मदद भी करेंगे, ठीक है। साथी अगर बीमार हो जाता है तो उसका ध्यान भी रखेंगे और खाने पीने का इंतज़ाम भी करेंगे। रुकने और आराम करने के लिए एक अच्छी जगह भी ढूंढेंगे, ठीक है। आगे आगे नहीं चलेंगे, पीछे पता चला कोई छूट गया है ना, तो वो भी सही नहीं है। और जो चल ना पाए अगर उसको रुकने के लिए कह देंगे तो उसकी तो जो यात्रा है वो वहीं अधूरी रह जाएगी। तो आपके ADE ये 3 ऑप्शन सही हैं, यानी कि ऑप्शन A सही है। 13 देखते हैं, उस वैज्ञानिक का क्या नाम है जिसने सर्वप्रथम मच्छर के पेट के अंदर ताक झाँकी और यह सिद्ध किया कि मलेरिया मच्छर से फैलता है तथा इस अनुसंधान के लिए दिसंबर 1902 में चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार भी मिला है उनको। तो ये हमारे रोनाल्ड रॉस हैं। इनसे रिलेटेड पूरा एक चैप्टर NCERT में दिया है। EVS के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है NCERT पढ़ना। आप 3 to 5 बस 3 क्लास के NCERT की बुक ले लीजिए और उनको पढ़ डालिए, ठीक है। तो आप बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस अटैम्प्ट कर पाएंगे। अब 14 देखते हैं क्या है। रजत ने अपने मित्र से कहा, मैं नहीं खेल सकता क्योंकि मुझे बुखार है। मैं कपकपी बुखार, सिर दर्द और अंत में पसीना आने के चक्र से गुजरता हूँ। रक्त की जांच के बाद डॉक्टर ने मुझे एक कड़वी दवाई दी है। रजत किस रोग से पीड़ित है। तो आप सभी को पता है कि अगर हमें सर्दी लग के बुखार आता है तो वो क्या होता है, मलेरिया होता है, ठीक है। अल बरूनी कौन था। यह एक यात्री था जिसे भारत के लोगों की संस्कृति का अध्ययन करने के लिए कश्मीर से कन्याकुमारी तक की यात्रा की। जी नहीं, ये नहीं है। नंबर 12 है, ऑप्शन B है। यह एक कुतुबशाही सुल्तान था जिसने हमारे देश से लगभग 40 वर्ष शासन किया। यह अफ़गानिस्तान का एक व्यापारी था। ये उज्बेकिस्तान का यात्री था। तो भाई अल बरूनी कौन था, ये उज्बेकिस्तान का यात्री था। याद रखना, अल आ और ऊ याद रखना आप, ठीक है, कि अल बरूनी कहाँ का है, उज्बेकिस्तान का यात्री था जिसने एक किताब लिखी जो हमारे देश के इतिहास के बारे में जानने में सहायक है, ठीक है। और ये यहाँ पर लिखा है कि रचनाएं अरबी भाषा में है और संस्कृत का भी विद्वान था, ठीक है। तो रात में जागने वाले जानवर हर चीज़ को कैसा देखते हैं, ब्लैक एंड वाइट, ठीक है, काली और सफ़ेद ही देखते हैं। तो उल्लू कैसा देखता है, काली, उसको हर चीज़ काली और सफ़ेद ही दिखाई देती है। 17 देखते हैं क्या है। हाथियों के झुंड के बारे में सही कथनों का चुनिए। हाथियों के झुंड में केवल हथनियाँ और 14-15 वर्ष के बच्चे ही रहते हैं। हाथियों के एक झुंड में किसी एक ही परिवार के सदस्य होते हैं। झुंड की सबसे बुजुर्ग हथनी ही पूरे झुंड की नेता होती है, ये सही है। एक झुंड की हथनियों और बच्चों की संख्या कितनी भी हो सकती है, जी नहीं, कुछ लिमिटेड होती हैं। तो आपका A यहाँ पर सही है और नंबर C सही है, ठीक है। तो आपका यहाँ पर C ऑप्शन यानी A तथा C सही है। पंखुड़ियों का अंदर फूल के बीच कुछ पतली पाउडर जैसी रचनाएं दिखाई देती हैं, उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें कहते हैं पराग। और ये मधुमक्खियाँ इसका प्रयोग शहद बनाने के लिए करती हैं। याद रखना, पंखुड़ियों के अंदर जो पाउडर जैसी रचना होती है उसको पराग बोलते हैं, ठीक है। 19 है, यदि आप रेलगाड़ी द्वारा अहमदाबाद जाएं तो आपको रेलवे स्टेशन पर अधिकतर बेचने वाले खाने की कौन सी चीज़ें बेचते मिलेंगे। तो गुजरात का सबसे मोस्ट जो प्रसिद्ध जो है खाने वाली चीज़ क्या है, ढोकला, ठीक है। ढोकला, चटनी, नींबू वाली चाय, ठीक है, टेस्टी टेस्टी ये सारी चीज़ें। अब 20 देखते हैं क्या है। पक्षी अपनी गर्दन बहुत अधिक हिलाते हैं, इसका कारण है कि
क्यों हिलाते हैं? क्योंकि पक्षियों की जो आँखों की पुतलियाँ होती हैं वो घूम नहीं सकती हैं, ठीक है, इसीलिए वो अपनी गर्दन को इधर उधर घुमाकर देखते हैं। 21 है, निदान के पश्चात कोई डॉक्टर रोगी से ये कहता है कि उसके खून में हीमोग्लोबिन की कमी है, तो उस रोगी को आयरन की कमी को पूरा करने के लिए क्या क्या खाना चाहिए? क्या खाना चाहिए? आंवला, हरी पत्तेदार सब्जियां और गुड़। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, ठीक है, मलेरिया वाला भी और ये भी, इसको नोट कर लीजिएगा, अच्छा क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट देखते हैं, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य होना चाहिए। क्या उद्देश्य होना चाहिए? कक्षा कक्षीय अधिगम का विद्यालय से के बाहर के जीवन से जोड़ना, ठीक है, आप क्लास में जो भी पढ़ा रहे हैं उसको बाहर जाकर उनको प्रैक्टिकल दिखाना ज़रूरी है, क्योंकि वो सिर्फ पढ़कर समझ नहीं पाते हैं, ठीक है। तो इसके लिए कौन सा ऑप्शन सही है? डी ऑप्शन सही है। 23 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यचर्या की आवश्यकता के अनुरूप नहीं है बोला है? तो नहीं कौन सा है? उसे काम की दुनिया में प्रवेश के लिए शिक्षार्थियों को ज्ञान एवं कौशल से लैस करना चाहिए, ठीक है। तो प्राथमिक कक्षा के बच्चे बहुत छोटे होते हैं, उन्हें काम की दुनिया में प्रवेश ही नहीं कराना चाहिए, उनको सिर्फ क्या है कि पढ़ते रहो। अभी 24 देखते हैं क्या है। एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तकों में पर्यावरण अध्ययन को उच्च प्राथमिकता और स्थान दिया गया है। क्यों दिया गया है? ताकि बच्चे चिंतन और विस्मय के लिए शिक्षार्थियों को अवसर उपलब्ध कराने के लिए दिया है, ताकि वो अपनी जो कल्पनाशीलता है और अपने सोचने की जो क्षमता है उसको बढ़ा सकें, ठीक है। पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकों में कविताओं और कहानियों को शामिल करने का निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य नहीं है पूछा है? तो नहीं कौन सा उद्देश्य नहीं है? सी नहीं है, नित्य और एकरस विषय वस्तु में बदलाव करना, ठीक है, कि प्राथमिक स्तर पर शिक्षार्थियों को पर्यावरण को समझने में आसानी हो सके, इसीलिए विषय वस्तु को अच्छा बनाया गया, कविताओं और कहानियों से लैस बनाया गया है, शामिल किया गया उनको। 26 देखते हैं क्या है। पर्यावरण अध्ययन की एक अच्छी पाठ्यचर्या को बच्चे के प्रति सही, जीवन के प्रति सही और विषय के प्रति सही होना चाहिए। पाठ्यचर्या की निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सी उपर्युक्त आवश्यकता को पूरा नहीं करती है? तो कौन सी आवश्यकता को पूरा नहीं करती? कि शब्दावली और परिभाषाओं पर अधिक बल देना। हमें बच्चों को रट्टू तोता नहीं बनाना है, तो परिभाषाएं बच्चे सीखें ना सीखें, लेकिन उससे जुड़े हुए जो कॉन्सेप्ट हैं वो उनके क्लियर होने चाहिए। उनको पता होना चाहिए कि हाँ भाई चिड़ियाघर ऐसा दिखता है, उनको पता होना चाहिए पानी का संरक्षण कैसे करते हैं, वृक्षों का संरक्षण कैसे करते हैं, उनको प्रैक्टिकल उस चीज़ को सिखाना चाहिए। सिर्फ परिभाषाएं और शब्दावली पर बल नहीं देना है, ठीक है। 27 पर आ जाते हैं। नलिनी कक्षा 3 के शिक्षार्थियों को जानवर हमारे साथी प्रकरण से परिचित कराना चाहती है। प्रकरण को और अधिक रोचक तरीके से प्रस्तुत करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति सर्वाधिक उपयुक्त होगी? जानवर हमारे साथी, तो जानवरों तथा उनकी उपयोगिता पर आधारित फिल्म प्रदर्शित करके, क्योंकि कुछ जानवर खतरनाक भी होते हैं, तो आप उनको एज इट इज़ उसको मतलब चिड़ियाघर में तो दिखा ही सकते हैं, बट कुछ जानवरों को आप नहीं दिखा सकते, तो उनसे रिलेटेड क्या है, आप उनकी पिक्चर दिखाइए, ठीक है, और उन्हें बताइए उसके बारे में कि कौन कौन से जानवर हमारे साथी हैं। 28 देखते हैं क्या है। कक्षा 5 की एनसीईआरटी के पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यपुस्तक में प्रत्येक पाठ के अंत में एक खंड को शामिल किया गया। हम क्या समझते हैं? यह सुझाव दिया गया है कि इस खंड में शामिल प्रश्नों के उत्तर का सही या गलत के रूप में आकलन नहीं किया जाएगा। ये परिवर्तन इसलिए किया गया क्योंकि ये वह जानने में शिक्षक की सहायता करता है कि बच्चे कैसे सोचते हैं, ठीक है, बच्चे ने क्या सीखा। तो इसीलिए क्या हम क्या समझते हैं कि जो उत्तर हैं वो सिर्फ बच्चे ही देंगे और टीचर उसको गलत या सही नहीं बताएगा, क्योंकि बच्चों की अपनी थिंकिंग होती है, वो अपने सोच को वहाँ पर आपको मतलब बताएंगे कि क्या उन्होंने इस बारे में सोचा है, ठीक है, तो उसको गलत या सही आप नहीं ठहरा सकते। 29 देखते हैं क्या है। प्रयोगशाला खोजना, जांच पड़ताल और प्रश्न पूछना पर्यावरण अध्ययन के सक्रिय अधिगम के अनिवार्य तत्वों का निर्माण करते हैं। यह शिक्षक खाना जो हमें खाना चाहिए की संकल्पना के बारे में बताने के लिए निम्नलिखित गतिविधियों की व्यवस्था करता है। प्रकरण एक वीडियो दिखाता है, श्याम पट पर उस प्रकार के सभी भोज्य पदार्थों के चित्र बनाता है, विभिन्न भोज्य पदार्थों के उदाहरण देता है, प्रत्येक में अनिवार्य तत्व बताता है, शिक्षार्थियों से कहता है कि सभी संभावित स्रोतों से संबंधित जानकारी एकत्र करें। उपर्युक्त 4 गतिविधियों में से कौन सी सक्रिय अधिगम को संतुष्ट करती हैं? तो जो बी है, श्याम पट पर उस प्रकार के सभी भोज्य पदार्थों का
चित्र बनाना। तो इसमें क्या है, बच्चा सक्रिय होगा। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। कक्षा 4 के शिक्षार्थियों को हवा सब जगह है प्रकरण पढ़ाते समय निम्नलिखित गतिविधियों को करने की योजना बनाती है। प्रकरण से संबंधित प्रश्न पूछना, शिक्षार्थियों को क्षेत्र भ्रमण पर ले जाना, विशिष्ट उदाहरणों से संकल्पना की व्याख्या, संकल्पना को समझाने के लिए मल्टीमीडिया कैप्सूल का प्रयोग। उपर्युक्त प्रस्तावित गतिविधियों में से कौन सी प्रकरण के प्रभावी तरीके से पढ़ाने के लिए सार्थक नहीं है। ठीक है, तो क्षेत्र भ्रमण पर ले जाना जो है वो आपका नहीं है उचित। ठीक है, यहाँ पे समझाने के लिए शिक्षा क्षेत्र भ्रमण पर ले जाना उचित नहीं रहेगा। ठीक है, क्योंकि हवा सब जगह है, वो आप क्लास में भी उसको अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये पेपर अच्छे से समझ आ गया होगा। हमने एक्सप्लेन करने की पूरी कोशिश की है। अगर आपको समझ आया है तो अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर ज़रूर करें या चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें। बने रहिए ऐसे ही और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के लिए। थैंक यू सो मच।